जनवरी में 2026 में जेई मेंस होने वाला है। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए जो फ़िलहाल 12th में बोर्ड में अपीयर होंगे या जो इस साल 12th पास कर चुके हैं और ड्रॉप करके जेई 2026 के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस हमने यहाँ प्लान किया है कि किस तरह से होना चाहिए। ये अजम्पशन करते हुए कि बच्चा अगस्त से ही सीरियसली स्टडी कर रहा है, तो हमने अगस्त से बनाया है। और तो हम पहले हमारे पास तकरीबन अगस्त से लेके जनवरी तक 5 महीने हैं और तकरीबन 1 महीना हम ये मान के चलते हैं कि हम रिवीजन में देंगे पूरी तरीके से। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा 3 घंटा पर डे केमिस्ट्री को देगा सेल्फ स्टडी। और हमारे पास ऑलमोस्ट 150 डेज़ हैं जिसको हमने फ़िलहाल ब्रेकअप किया है। और केमिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा मैंने एनालाइज़ किया है कि तकरीबन 34% के आसपास लास्ट ईयर, मतलब पिछला जो जनवरी आया था 2025 में ही, उसमें 34% क्वेश्चंस आए थे फिज़िकल केमिस्ट्री से, 34% के आसपास ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे और 32% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे। फिज़िकल केमिस्ट्री में जो हमें बेस बुक रखनी है वो एनसीईआरटी रखनी है और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। और फिर से रिपीट करूँगा इस बात को कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझ में भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा एनसीईआरटी के अलावा हमें मैकेनिज़म्स पे भी ध्यान देना होगा, जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं या जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं। बुक की मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें जेई प्लान 2027 वाला है, आप उस लिंक पर जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनको कई बार आपको उसके लिए रेफरेंस बुक भी शेयर कर देखनी पड़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल जो अगस्त चल रहा है, अगस्त और सितंबर के लिए जो हमें टॉपिक्स जिन पे पहले ध्यान देना होगा, स्टोइशियोमेट्री जो बेसिक कंसेप्ट्स के नाम से क्लास 11th का चैप्टर है, पहला चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर से इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, इसको भी रिवाइज करना होगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको ये आती है उसको बाकी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है और क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो ये मान के चलिए कि कोई बड़ी बात नहीं, एक एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाएं इस चैप्टर में से। हाइड्रोकार्बन्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस और पी ब्लॉक के बेसिक्स देखने हैं। और बुक हमारे को एनसीईआरटी का फिर से एक एक ये सारे चैप्टर वहाँ से कंप्लीट करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज जो जेई मेंस के हैं, मतलब पिछले कम से कम 5 साल के आप ज़रूर करिए इन्हीं टॉपिक्स के। फिर हम आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। ये 2 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दिवाली तो मनानी है, लेकिन दिवाली से ज़्यादा ज़रूरी, हर साल दिवाली आएगी, ये जेई मेंस हर साल नहीं आएगा, तो इस पे बहुत ध्यान देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, ये मान के चलिए कि इन तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। ये मैं अपनी पूरी रिसर्च और एनालिसिस करके बता रहा हूँ, पिछले साल या उससे पिछले साल के पेपर्स की। हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करना है। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। और ये फोकस करना है कि हमारा जेई का इसके साथ तकरीबन 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी ज़्यादा ज़रूरी जेई मेंस के लिए पीवाईक्यूज आ जाएंगे, ये करने हैं पिछले 10-15 साल के।
थोड़ा सा टाइम बचेगा, थोड़ा सा ही टॉपिक बचेगा, एक रेडॉक्स रह जाता है, रेडॉक्स कर लीजिए। उसमें खास तौर पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, इक्वेशन बैलेंसिंग करना, इक्वेशंस को कंप्लीट करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये डी ब्लॉक में भी काम आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये मान के चलिए हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे का देखते हैं। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारे को जेई को compete करना है। तो हम फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट हर हफ्ते एक हमें प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए। जनवरी में हमारा रिवीजन, हम एनसीईआरटी को तो हमें रिवाइज़ करना ही है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, साथ में पीवाईक्यूज़ भी करने हैं जेई के पिछले 10 साल के, बल्कि 8-10 साल के, तो हर हालत में एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें। एनटीए अभ्यास ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। और कोई टेस्ट सीरीज़ जो भी आप कोई चॉइस की हो, रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज़ हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जब टेस्ट देंगे तो कुछ, जब एनालिसिस करेंगे तो कुछ वीक टॉपिक्स और वीक चैप्टर्स आएंगे, तो उन पे अलग से फोकस देना होगा। एक पूरे दिन में 1 घंटा इसके लिए अलग से निकाल के रखिए। आखिर में एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीने पहले जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर नई किताबों को छोड़ दीजिए किसी भी हालत में, नई बुक्स, इवन नए टॉपिक्स या बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, हैवी टॉपिक्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज़म्स और नेम रिएक्शंस, इनको तो करना है। साथ में ये कुछ चार्ट मेरे बनाए हुए हैं इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे फ्लो चार्ट्स। अगर 10-5 मिनट भी खाना खाने की टेबल पर या अपने आप रूम में लगा लें इसको और इसको रिवाइज़ कर लें, तो आपकी 10 मिनट में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक रिवाइज़ हो जाएगी। बहुत हेल्पफुल हैं ये। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर मुझे मैसेज करेंगे तो वो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिज़िकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं, ट्रिक्स रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से ये मान के चलिए कि 70% तक पूरा पेपर उसी में से आ जाता है। तो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जैसे पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट के नाम से। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब 11th के टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन्स, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स, अमीन्स। 70% से ज़्यादा पेपर इसी में से आ जाएगा। डेली इस तरह से ब्रेकअप रखना है कि 1 घंटा फिजिकल, 1 घंटा ऑर्गेनिक, 1 घंटा इनऑर्गेनिक करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है सपोज़ 3 से 6 है, सपोज़, तो 3 से 6 में पढ़ने की आदत डालनी है। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना है। कुछ लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है, एग्ज़ाम में नींद आ रही होगी, तो नींद कंप्लीट करनी है और उस पर्टिकुलर टाइम टेबल चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम में 2 दिन रह जाएं, 3 दिन रह जाएं, तो रिलैक्स रखना है। थोड़ा मेडिटेशन, अगर प्राणायाम कर लेंगे तो आप मेंटली कूल रह पाएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनवरी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 99 परसेंटाइल तक स्कोर ला सकते हैं केमिस्ट्री में। अगर आपको इसी तरह से फिज़िक्स मैथ्स में भी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। मैं तीनों सब्जेक्ट का
आपके लिए बना दूंगा। और अब हम देखते हैं आगे का। अब आप जनवरी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अप्रैल पर अब आपका फोकस होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड फेज़ की स्ट्रेटजी है, इसमें सबसे पहले जो जनवरी का टेस्ट दिया है उसमें जो कमियां रह गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, जितने भी प्रकार की टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं उन सब पे फोकस करें। कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक होती हैं, कुछ सिली मिस्टेक होती हैं। हमें दोनों को ही कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस करना है, नेगेटिव्स रिड्यूस करने हैं, उससे हमारा स्कोर बढ़ेगा। हमें पूरी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए कि हमारे टॉपिक्स कौन से वीक हैं। या तो आप खुद बनाइए या आपके टीचर या मेंटर की मदद लीजिए। मैं अपने यहाँ स्टूडेंट्स की सबकी पर्सनल लिस्ट बनवाता हूँ और एक एक पे फोकस करता हूँ। PYQs को बार बार रिपीट करना है, ख़ास तौर पे वीक टॉपिक्स के। इसके अलावा इस तरह के एग्ज़ाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। पढ़ाई तभी अच्छे से कर पाएंगे जब नींद, रात को मोबाइल यूज़ नहीं करना है, सोना है। 7 घंटे के आसपास सिंगल नींद लेनी है। आप मानिए आप सिंगल नींद लेंगे 7 घंटे की, 8 घंटे की, तो आपका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। फरवरी मार्च के महीने में जो हमें वीक एरियाज़ हैं, वीक टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन पे फोकस करना है। जो कंसेप्ट्स में कमी है उन पे पॉलिशिंग करनी है, उनको दूर करना है कमियों को। और फिर स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक टॉपिक्स को डिवाइड करके जो स्ट्रॉन्ग हैं उन पे तो लाइट रिवीजन है, जो एवरेज है मतलब 50-60% आते हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक्स पर। और कुछ वीक होंगे तो जो वीक हैं उसमें फिर से किसी टीचर की या तो मदद लीजिए या NCERT का एक एक लाइन पढ़िए, एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए। तो ये तरीका होना चाहिए। तकरीबन जैसे मान लीजिए आप 3 घंटे दे रहे हैं केमिस्ट्री को डेली, तो उसमें से 1 घंटा इनऑर्गेनिक, 1 घंटा फिज़िकल के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कुछ समय आधा पौना घंटा इसी 3 घंटे में से जो गलतियां हैं, जहां नेगेटिव हो रहे हैं, जहां कंसेप्ट नहीं आता, उस पर फोकस करना है। हर हफ्ते कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट NTA अभ्यास ऐप से हर ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 3 दिन क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। काफ़ी अच्छा करेक्शन है उनके क्वेश्चंस का। जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, 1-2 टॉपिक और रह गए लिखने, मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स और हेलोएल्किन्स, हेलोएरीन्स भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक और बॉन्डिंग। मैं ये उम्मीद करता हूँ पीरियोडिक टेबल आपको आता होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT का एक एक वर्ड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के चार्ट्स, ये जो हैं, ये रोज रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन रोज। अब हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं अप्रैल एग्ज़ाम के लिए, तो हम रोज़ 2-3 चैप्टर का रिवीजन करना है। डेली कोशिश करनी है कि मॉक टेस्ट दें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो दें। 3 घंटे चेयर पे बैठना है, उठना नहीं है, इवन पानी पीने भी नहीं उठना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना, ये भी प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए।
क्योंकि एक एक सेकंड मायने रखता है, तो मिनट्स तो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। शाम को इवनिंग में एनालिसिस करनी है, मिस्टेक्स, गलतियाँ, टॉपिक्स जो वीक टॉपिक रह गए हैं उनको रिवाइज करना है, उनको एक कमी को दूर करना है। और आपके पास टीचर्स होने चाहिए बैकअप के लिए, कि जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, वो आपकी मदद कर सकें। बहुत बड़े कोचिंग क्लासेस में ये सुविधाएं थोड़ी सी कम होती हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जहाँ हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाए तो उसमें आपका मार्क्स और परफॉर्मेंस शूट अप करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर जाता है कई बार। तो आखिरी 7 दिनों में सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारे रिएक्शंस रिवाइज करने हैं, एक्सेप्शंस को देखना है, और सबसे ज़्यादा एक कॉपी आपको बनानी पड़ेगी जिसमें आप अपनी जो गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं उन पर फोकस करने के लिए, कि वो गलतियां रिपीट ना हो। कोई नए क्वेश्चंस लास्ट में नहीं करने, कोई नया कंसेप्ट नहीं करना, कोई नई किताब नहीं करनी। PYQs पिछले 10 साल के रिपीट कीजिए। केमिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके को अच्छा रैंक दिलाएगा, अच्छी आपकी परसेंटाइल को इम्प्रूव करेगा। तो फिर से कह रहा हूँ कि किताबों को, नई किताब कोई नहीं करनी है, जनवरी के बाद छोड़ दीजिए। आप सिर्फ रिवीजन करना है, टेस्ट करना है। क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीट होगा, जो जनवरी में आए हैं काफ़ी हो सकता है उसी पैटर्न के क्वेश्चंस फिर से अप्रैल में आ जाएं। तो अगर हाँ ज़्यादा नंबर लाने हैं कम मेहनत में, तो हम क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स मैं फिर से बता रहा हूँ, इन पे फोकस करेंगे, क्योंकि 70% के आसपास तो इसी में से पेपर आ जाता है। कौन कौन से हैं? केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम खास तौर पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स और हेलोएरिन्स। 70% इसी में से आ जाएगा, शायद इससे ज़्यादा आ जाए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके 2026 अटेम्प्ट के लिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है, कोई ऐसा डाउट है, कोई और आपको मदद चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मेरी एडवांस में शुभकामनाएं और आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू।